नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने लाइव क्लास अर्नब ग्रुप एंड फाउंडेशन में। दोस्तों, आज की इस लाइव क्लास में हमने बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कस किया है, तो चलिए हम चलते हैं अपने लाइव क्लास की वीडियो में। और दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस लाइव क्लास की वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको हर एक चीज़ की जानकारी मिल सके जो मैंने इस क्लास में डिस्कस किया है। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर करें अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो। देखें कि हाँ आपकी साउंड मतलब मेरी साउंड आपके पास नहीं पहुंच रही है। आपको चैट का भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान दें, देखते ही रहे कि हम लोग के पास साउंड जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। और जिनका म्यूट नहीं है, मैंने आज परमिशन सबको अनब्लॉक रखा है, वो अपना म्यूट कर ले, क्योंकि उधर की साउंड अगर आएगी तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, आज के टॉपिक्स में क्लियरेंस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले कि कल मैंने एक टॉपिक छेड़ा था, मैंने बेसिक्स के बारे में, और मैंने ये भी कहा था कि आज टॉपिक्स के बारे में मैं सारा बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा इस वीडियो के जरिए। तो सबसे पहले आज एक्सेल की बाद में बात करेंगे। वेलकम टू निकी कुमारी। धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा जो कल मैंने अधूरा छोड़ रखा था। आज सबसे पहले मैंने जो फॉर्मेट बना रखा है, इन सभी चीज़ों को मैं क्लियर करूंगा। हार्डवेयर टू रिलेटेड ऑफ सॉफ्टवेयर पार्ट्स, ये व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, हाउ मेनी टाइप्स आर द सॉफ्टवेयर। मैंने कल बताया था आप लोगों को। ये हमारा 7th क्लास है, आपको पता होगा ये मेरा 7th क्लास है लाइव। और ये तो मैं हिंदी अभी क्लास दे रहा हूँ, हमारा 2-3 क्लास चलता है आपका इंग्लिश कन्वर्सेशन में, स्पीकिंग इंग्लिश फॉर मच बेटर, कि हम इंग्लिश में ही बात करें। तो आज चलते हैं उस टॉपिक के बारे में, जैसा कि मैंने कल यहाँ पर छोड़ रखा था आप लोगों को कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। मैं एकदम क्लियर करना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर क्या है। आप ध्यान दें, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी चाहिए होगी तो जरूर दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, हमने यहाँ पर ले रखा है, थोड़ा इसको मैं बड़ा कर दूँ ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे चीज़ें। फ्रॉम करंट स्लाइड। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है। सिंपल सा एक लाइन में एक बात सुनिए कि सॉफ्टवेयर क्या है, आपको यहाँ से साफ साफ दिखेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, द इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सिंपल सा बात है, सॉफ्टवेयर हमारा तभी काम करता है कि जब आप उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज सॉफ्टवेयर। द इंस्ट्रक्शन, मैं फिर से क्लियर करूंगा, द इंस्ट्रक्शन दैट द कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। मतलब आप जब इंस्ट्रक्शन देते हैं तभी हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है, वरना काम नहीं करेगा। ये एकदम क्लियर कट बात है, आप समझिएगा, ठीक है। कि द इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, मतलब आप कंप्यूटर को, मैंने कल बताया था एक चीज कि कंप्यूटर को इंसान बनाया है और कंप्यूटर ने इंसान को नहीं बनाया, ठीक है। ये एकदम क्लियर बात है कि कंप्यूटर को इंसान ने ही बनाया है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब ये बात मैं कह रहा हूँ कि कंप्यूटर को इंसान बनाया है, तो दैट मीन्स कि उस चीज को चलाने वाला भी कोई इंसान ही है। एकदम क्लियर सी बात यह है कि सॉफ्टवेयर कोई भी हो, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करने होंगे, आपको सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देना होगा, मतलब आदेश। आप जैसे ही आदेश देते हैं कंप्यूटर को, वैसे ही काम करता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले एक डायग्राम में ले रखा है, दूसरे डायग्राम में हमने ले रखा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट, सॉफ्टवेयर के भी 2 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स दैट मीन 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। दे आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड ऑफ ऑल दैट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब उनके भी भाग है, पहले मैं ये क्लियर कर दूं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारे, देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 पार्ट्स है, आप एकदम क्लियर रहिएगा, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का 2 पार्ट है, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूनिक एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले जान लीजिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर उस चीज को बोलते हैं जो हमारे पूरे हार्डवेयर रिसोर्स को यूज करा करके हमें लॉगिन कराता है। दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज इक्वल टू सिस्टम सॉफ्टवेयर।
एकदम सिंपल सा बात है। जो हमारे हार्डवेयर इंटीग्रल पार्ट्स को काम करवाते हैं, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग हैं, ठीक है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जो आप, इन्हीं का म्यूट नहीं है, उधर से साउंड आ रही है, आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, आपके पास साउंड आ रही है, थैंक यू। अब हो गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद मैं बात करूं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आएंगे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डाले जाते हैं। मतलब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या किया, हमारे हार्डवेयर पार्ट्स को ऑन कराने का, कम्युनिकेट कराने का जरिया बना, टू रिसोर्स विद द ऑपरेट द सिस्टम टू इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। वो हार्डवेयर पार्ट से कम्युनिकेशन करता है। लेकिन आप सॉफ्टवेयर की बात करें, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें, तो एप्लीकेशन क्या है? यूजर कैन बी यूज टू द एप्लीकेशन। यूजर अपने हिसाब से एप्लीकेशन को यूज करता है। यूजर अपने हिसाब से एप्लीकेशन को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप मान लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एमएस वर्ड क्या करता है? टू टाइप और लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है, वर्ड में। अब एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल क्या करता है? एक्सेल इज द रियल बेस्ट ऑफ द अकाउंटिंग बेस्ड सॉफ्टवेयर। वो अकाउंट पे काम करता है, यानी प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन की हिसाब से बात करूं तो मैथमेटिक कैलकुलेशन के काम पूरी तरह से एक्सेल करवाती है। तो ये हो गए हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि यूजर अपने हिसाब से यूज करते हैं। आप फोटोशॉप की बात करें तो फोटोशॉप आप देखते होंगे, फोटोशॉप क्या करता है? लोगों की फोटो की आकार को चेंज करता है, कलर को चेंज करता है, आप अपने हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। तो कौन यूज कर रहा है? कंप्यूटर यूज नहीं कर रहा, उसको यूज कर रहा है यूजर। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटर यूज करता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ में कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, और दोनों एक दूसरे को मिलजुल करके कम्युनिकेशंस कराते हैं और हमारे अच्छे तरीके से काम करवाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर जो दो पार्ट्स हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम और सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में दो आ रहे हैं, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूनिक एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है मैं बताता हूं आपको, एक मिनट। आप देखिए हमारा यहाँ ऑप्शन आ गया, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ ग्राफ कर रखा है, आपको समझ में आएंगे कि सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या है। तो ए सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम मैनेज एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड हार्डवेयर एंड डेटा रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का साफ साफ बात यहाँ क्लियर हो गया। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम को मैनेज, प्रोग्राम को मैनेज कराने का काम करता है विद एप्लीकेशन प्रोग्राम। मैंने बताया ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन में होते हैं और वो दोनों मिल करके हमारे हार्डवेयर रिसोर्स को यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है मैनेजमेंट प्रोग्राम, प्रोग्राम्स कंप्यूटर हार्डवेयर एंड डेटा रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब आपके हार्डवेयर रिसोर्स को भी यूज करता है, क्योंकि आप सिस्टम में कभी काम कर रहे होते हैं तो आपको बेशक पता होगा कि अगर हम काम कर रहे हैं तो कोई डेटा हम सेव भी करेंगे, कोई तो डेटा हम सेव करेंगे। तो जैसे डेटा सेव करेंगे तो वो डेटा होगा कहाँ से? तो फिर किसी और इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी, दर्द की वजह। निकी जी अपना म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से साउंड आ रही है, थैंक यू। अब क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो दिस आर आल्सो सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग कंट्रोल सॉफ्टवेयर के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। कंट्रोल सॉफ्टवेयर मतलब वो सिस्टम को कंट्रोल करती है, हमारे इंटीग्रल पार्ट्स को, हार्डवेयर रिसोर्स को, हार्डवेयर पार्ट्स को, इन सभी चीजों को वो कंट्रोल करती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स हम लोग क्या करेंगे कि प्रोग्राम जब इंक्लूड करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम होता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट के साथ जुड़ा होता है। डेटाबेस अब पूछेंगे क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस क्या है, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस जो हम लोग सिस्टम में ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और उसके अंदर जो हम लोग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं और किसी फाइल को सेव किया, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं, आप कहीं भी इसको सर्च करके देख सकते हैं। इंटरनेट पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है, एनीवेयर, किसी भी टीचर से पूछना है पूछ सकते हैं। देन अगर फॉल्ट है, हमारे अंदर फॉल्ट है कि मैंने गलत बताया, तो आप हमारे पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, ठीक है। एंड टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग द प्रोग्राम, ये हमारे डेटाबेस के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन, मतलब टेली का मतलब उसको पार्ट में तोड़ दो, दो पार्ट में तोड़ो, टेली विथ कम्युनिकेशन।
टेली के साथ विद कम्युनिकेशन अगर कर रहा है तो मॉनिटरिंग द प्रोग्राम, वो सारे प्रोग्राम में मॉनिटरिंग रखता है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारे मॉनिटरिंग प्रोग्राम में रखता है। ये टेली कम्युनिकेशंस मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस होते रहते ही हैं। इज दैट क्लियर? वन मिनट्स। अब आते हैं हम लोग कि आगे की ओर चलेंगे थोड़ा, कि हम लोग आगे में जैसे कि मैं बात करूंगा अभी सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्राम आर, देखिए यहाँ पर साफ साफ है द प्रोग्राम आर, ठीक है, प्रोग्राम्स द हेल्प यूजर डेवलप इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम एंड प्रिपेयर यूजर टू यूजर प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। मतलब आप समझिए इन सभी चीजों को, तो एकदम क्लियर कट वाली बात है कि प्रोग्राम दैट हेल्प्स यूजर, प्रोग्राम जो है हेल्प करता है यूजर को। यूजर कौन है? जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है। प्रोग्राम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है। तो उसको यूज कौन कर रहा है? यूजर कर रहा है। घूम फिर कर बात यूजर पे ही गिरेगी, पूरे चैप्टर में पूरा यूजर पे ही बात गिरेगी, ठीक है, क्योंकि एक कंप्यूटर, मैं बता दूं, कंप्यूटर को यूजर ही यूज करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति यूज नहीं करता है। एकदम ये क्लियर कट रहेंगे आप लोग, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद कि प्रोग्राम्स आर प्रिपेयर यूजर प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ठीक है, वो अपने कंप्यूटर को प्रोसेसिंग में लाते हैं। कैसे लाते हैं? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द मेन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम, द मेन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। देखिए यहाँ पर एक चीज है, आप समझ सकते हैं, समझिएगा। द मेन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये मेन सिस्टम जो है हमारे सिस्टम को डेवलप करता है, ठीक है। प्रोग्राम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो किसके थ्रू करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग उसमें बात करेंगे प्रोग्रामिंग। पहले बात तो ये मैं समझा दूं आप लोगों को कि ये याद रखिएगा कि हमारा सिस्टम जो काम करता है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले भी बहुत लोगों को डिस्कस कर चुका है। बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं। बाइनरी वैल्यू क्या है? तो 0 और 1। आप नोट करते जाइएगा, हमने नोट कॉपी ले रखा है, आपको अगर कोई क्वेश्चन होगा तो मैं नोट करूंगा, ठीक है। आप भी अगर चाहते हैं नोट करना तो आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये सभी बहुत मेजर पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूं, शायद ही आपको कोई बताए। फिर से मैं बताता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ बाइनरी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज के भी नाम से जानते हैं। हमारा सिस्टम कौन से लैंग्वेज पे काम करता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करता है। बाइनरी का वैल्यू क्या है? बाइनरी का न्यूमेरिकल वैल्यू 0 और 1 है, 0 और 1 है। इसे हम लोग F और T के जरिए भी जानते हैं। मतलब F का मतलब फॉल्स, T का मतलब ट्रू, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू। अब ये समझ लीजिए हमारा सिस्टम यही दोनों चीजों पे फॉलो करता है। सिस्टम या तो हाँ का भाषा समझेगा या तो ना का भाषा समझेगा, एकदम साफ साफ बात है, ठीक है। हाँ का भाषा समझेगा या तो ना का भाषा समझेगा। उसे ना उसके अंदर फीलिंग्स है ना इमोशंस है। आप रोएंगे तो आपके साथ रोएगा नहीं, ना आप हंसेंगे तो आपके साथ हंसेगा। सिस्टम एवरी कैन टास्क परफॉर्म 24/7 आवर्स, मतलब जो सिस्टम हमारे काम करते हैं वो 24 घंटा काम करने के लिए लायबल है, बट उसके साथ यूजर भी होनी जरूरी है, क्योंकि कंप्यूटर तो 24 घंटा के लिए काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके साथ काम करने वाला व्यक्ति भी तो चाहिए। कंप्यूटर खुद से काम नहीं करेगा। अभी मैं कंप्यूटर को छोड़ दिया, चलो नेक्स्ट स्लाइड हो जाओ, नहीं हो रहा है। रीजन दी क्योंकि इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, आदेश नहीं दे रहा है। हम आदेश देंगे हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब देखिए, अब जो मैं चैप्टर यहाँ शुरू कर रहा हूँ, अब इसमें आप लोग बारीकियां समझिएगा, क्योंकि बहुत एकदम मेन चैप्टर्स मैंने इसको स्टार्ट किया है। किसे क्या कहते हैं, किसे क्या नहीं कहते हैं, ये आपको पूरा क्लियर करूंगा इस फाइनल फेज पे। ये फाइनल फेज है। सॉफ्टवेयर की मैंने बात कर ली, अब हार्डवेयर की बात करता हूँ। हार्डवेयर
the parts of computer that you can see मतलब आप हार्डवेयर पार्ट्स को देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। that you can see आप देख सकते हैं and touch देख और छू दोनों सकते हैं। such as the keyboard, monitor and mouse are called hardware। हार्डवेयर पार्ट्स हमारे सिस्टम में जितने भी, हमारे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे हैं वो सारे हार्डवेयर पार्ट्स में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि दैट यू कैन सी मतलब आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही हार्डवेयर पार्ट्स है। क्या आप सॉफ्टवेयर को छू सकते हैं? नहीं, दिस इज कॉल्ड नॉट अ हार्डवेयर पार्ट्स। ठीक है, हम उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले पे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है इतनी सारी डिवाइसेस, ये सारे डिवाइसेस को आप छू सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर सप्लाई, ये क्या करता है मैं सबका काम बताता हूँ, नोट करते चले जाइएगा। फास्ट ऑन राइट, आप लिख सकते हैं तो लिखते चले जाइएगा। सबसे पहले अगर SMPS की बात करें तो SMPS का शॉर्ट नेम हम लोग बोलते हैं SMPS, फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट आती है उस करंट को AC टू DC कन्वर्जन करती है। ठीक है, AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करती है और इसी SMPS के द्वारा सारे डिवाइसेस में करंट जाती है। दूसरी चीज DVD ROM अगर किसी को छूट जाए तो मैसेज डालोगे आप लोग चैट में, मैं फिर से उसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आप वहां पर लिख देना रिपीट अगेन सर, तो मैं वहां पर रिपीट कर दूंगा। ठीक है, DVD ROM की अगर बात करूं तो डिजिटल वीडियो डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या करता है, इसका काम सिर्फ यही है कि ये डिस्क समझते हैं आप लोग, CD वगैरह घर पे होगा तो वो देखे होंगे आप लोग, तो उस डिस्क को ये रन करवाने का काम करवाता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, इसके पास सिर्फ कैपेसिटी पढ़ने का है, ना राइट करने का है ना लिखने का है। इसके पास मतलब सिर्फ रीड करने का कैपेसिटी होता है, किसी भी डिस्क को रीड कर सकता है। ठीक है, मतलब पढ़ सकता है। अब आते हैं मेन बोर्ड क्या होता है, देखिए ये चीज समझिएगा, द एंटायर बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर। मदरबोर्ड जो है एंटायर बैकबोन ऑफ द कंप्यूटर, वो हमारे कंप्यूटर का बैकबोन है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। आपको जितने भी पार्ट्स यहाँ दिख रहे हैं ना, पावर सप्लाई, DVD, CPU, फैन, फर्दर देन रैम, VGA एडेप्टर, हार्ड डिस्क, रीड ऑल इन वन एक्सटर्नल, ये सब सारे का कनेक्शन इस मदरबोर्ड में होता है। ठीक है, एक तरफ से बोल सकते हैं एक परिवार को चलाने वाले दो ही होते हैं, माता या पिता होते हैं, उनके नीचे उनके बच्चे होते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग कौन करता है, माता पिता करते हैं। कनेक्शन कहाँ से होता है, माता पिता के थ्रू होता है। उसी प्रकार यहाँ भी केस है, ये ध्यान रखिएगा कि मदरबोर्ड जो है एंटायर बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी है और उसके साथ जुड़े होते हैं ये सारे पार्ट्स। ठीक है, CPU क्या करता है, CPU किसी का साउंड उधर से आ रहा है, अपना साउंड म्यूट कर लीजिए मैडम या सर, जो भी हैं वो साउंड को म्यूट कर लीजिए। संदीप जी वेलकम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेन बोर्ड। अब मेन बोर्ड की बात खत्म हुई, CPU की बात करूं तो CPU इज इक्वल टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, हमारे प्रोसेसिंग को फास्ट, जो भी प्रोसेस होते हैं उन सभी प्रोसेस को फास्ट करवाने की काम करती है CPU का मेन काम होता है हमारे पोर्शन को, मतलब हमारे काम कराने की गति को, मतलब तेज करना, तीव्र गति में काम कराना। आपको पता है हमारा सिस्टम कितने स्पीड्स में काम करता है? अगर आपको नहीं पता तो आप ये जान लीजिए, हमारे सिस्टम्स जो हैं वो काम करते हैं 1 नैनोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। 1 नैनोमीटर पर सेकेंड, 1 नैनोमीटर पर सेकेंड, नोट ऑन योर कॉपी। ठीक है, 1 नैनोमीटर पर सेकेंड, ये 3 रेशियो में मापा गया है। नोट ऑन योर कॉपी। फर्स्ट ऑफ ऑल पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड और माइक्रो सेकेंड, ये 3 सेकेंड में इसको मापा गया है। पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड माइक्रो सेकेंड। ठीक है, 10⁻⁹ के हिसाब से चलता है, यानी 1 नैनोमीटर पर सेकेंड। आप इसके हिसाब से हमारे सिस्टम काम करती है। एवरी कैन टेक कैलकुलेशन। देखिए एक इंसान को 4-5 काम दो, एग्जांपल मैं लेता हूं, एक इंसान को 4-5 काम दो, मैक्सिमम वो कितना समय लगाएगा? हार्डली अगर बहुत ज्यादा समय लगाएगा तो आपको पता होगा कि वो
घंटे भी लगा सकता है, 4 मिनट भी लगा सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे समय, मान लो एक साथ में 4-5 काम दे दिया मैंने, 4-5 काम देने के बाद अगर उस काम को मैं करवा रहा हूं तो वो काम कितने समय तक करा पाएगा। मैं बोल दिया पानी लाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, बहुत सारे काम मैंने उसको डिवाइड कर दिया, वो कितने टाइम तक काम करवा पाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो काम करवा पाएगा तो 4 घंटे 5 घंटे भी लगाएगा, 5 मिनट भी लगा सकता है, 10 मिनट। लेकिन हमारे सिस्टम में एक ऐसा चीज है कि एवरी कैन टेक द कैलकुलेशन, रिपीट अगेन, एवरी कैन टेक द कैलकुलेशन विच इज एन few minutes is equal to 1 नैनोमीटर पर सेकेंड। हमारा सिस्टम जो काम करता है 1 नैनोमीटर से भी कम समय में काम करता है। आप एक बात समझो, आप देखे होंगे अपने कंप्यूटर्स पे कि जब भी आप कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं तो किन्हीं ने MS वर्ड खोल रखा है, एक्सेल खोल रखा है, कोई फोटोशॉप खोला, ऐसे 5-6 प्रोग्राम खोल के रखे होते हैं, ठीक है, और बराबर सारे प्रोग्राम पे वो काम कर रहे होते हैं। जब वो सारे बराबर प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं तो आप समझो ना कि एक साथ मल्टीपल, हम लोग डुअल प्लस मल्टीपल वर्क कर रहे हैं, एक साथ 5-6 सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय कितना जा रहा है, सेम टाइम, एक ही टाइम में चारों काम को कर रहे हैं हम लोग। लेकिन क्या एक इंसान को अगर 4 काम दे दो तो सेम टाइम पे कर पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज द नॉट पॉसिबल। फर्दर देन टू कंपैरिजन ऑफ कंप्यूटर, द कंप्यूटर हैड बीन द वेरी फास्ट मशीन बिकॉज his only work nothing than do well human being work, वो ह्यूमन बीइंग वर्क को नहीं करता, ठीक है। मिथिलेश जी वेलकम, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं। चलते हैं नेक्स्ट में आते हैं रैम। रैम क्या करता है? तो रैम इज द सिंपल सी बात है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, बोला जाए तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल दैट मीन्स, ये समझिएगा यहाँ पर, ये एक मेमोरी है, आप लोग को आजकल के मोबाइल पे भी मिलता होगा। मोबाइल पे पहले की मोबाइल में 1 GB आती थी, अभी 4-4 GB आ रही है, लोगों को 8-8 GB भी कम पड़ रही है। व्हाई? बिकॉज व्हाई? दिस इज द मेन पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट, द प्रोसेसिंग। आपको फास्ट प्रोसेस चाहिए, फास्ट प्रोसेस चाहिए, ये सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात है कि आपको फास्ट प्रोसेस चाहिए, इसलिए आप मोबाइल को चेंज करते हैं, या आप तो उसमें अपग्रेड नहीं कर सकते, लेकिन हमारे सिस्टम में एक ऑप्शन होता है कि अगर आप 2 GB रैम लगा रखे हैं तो आप उसको 4 GB में भी कन्वर्ट करके अपग्रेड करा सकते हैं। वेलकम सनुजुला, बहुत दिनों बाद आप ऑनलाइन आए हो, थैंक यू। अब मैं बता दूं कि आपके पास मेमोरी, आप समझिए, मेमोरी इज इक्वल टू माइक्रो मेमोरियल चिप। ये एक माइक्रो मेमोरियल चिप है जो हमारे सिस्टम को काम करवाने में मदद करती है, दैट मीन्स प्रोसेसिंग को फास्ट कराने में मदद करती है, हमारे सिस्टम के प्रोसेस को बहुत तीव्र गति से काम करवाती है, दैट इज कॉल्ड रैम। ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, मैं ये 2 चीज बोला था, इसको मैं क्लियर करता हूँ। वोलाटाइल कब तक होता है आप लोगों को पता होगा, अगर आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम को अगर आप सेव कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, नोट ऑन योर माइंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और मोस्ट पॉइंट वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा आएगा। अगर आप कभी भी फर्स्ट टाइम कोई डेटा को सेव करा रहे होते हैं, फर्स्ट टाइम दैट मीन्स अभी मैंने बनाया, इस डेटा को अभी तुरंत सेव करना है, तो ये कुछ पल के लिए, कुछ पल दैट मीन्स फ्यू सेकेंड दैट मीन्स 10 सेकेंड टू 15 सेकेंड के बीच की रेशियो होती है। उस रेशियो में रैम इस डेटा को अपने पास स्टोर करती है, क्लियर। उसके बाद ये हमारे हार्ड डिस्क को, यानी हमारे स्टोरेज डिवाइस को ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। जब तक ये अपने पास डेटा रख रही है तब तक ये वोलाटाइल है, और जब ये डेटा को ट्रांसफर कर देती है हार्ड डिस्क में यानी स्टोरेज डिवाइस में, तब वो हो जाता है नॉन वोलाटाइल, क्योंकि इसके पास अब अपना स्पेस बिल्कुल फ्री है। आप कभी कभी काम करना, एक साथ 4 सॉफ्टवेयर में काम करना, एक साथ सबको सेव कराना, थोड़े देर के लिए सिस्टम हैंग की ओर हो जाता है। या आप अपने मोबाइल पे भी इस चीज को देख सकते हैं, मोबाइल पे एक साथ 4-5 एप्लीकेशन को खोल रखो, देखना थोड़ा स्लो हो जाएगा। बिकॉज व्हाई? क्योंकि आपके रैम को, इंटरनल मेमोरी को वो यूज कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका डंप बन रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, मैं VGA, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट्स है। VGA का मतलब होता है विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर, साउंड का मतलब साउंड कार्ड, ये सब एक्स्ट्रा पार्ट्स है जो हमारे मदरबोर्ड में लगाए जाते हैं, जो गेम का काम करते हैं या फोटोशॉप का काम करते हैं या शादी या वीडियोस का काम करते हैं, तो उन दोनों को ये चीजें की जरूरत पड़ती है, VGA का और साउंड का। ये दोनों को शादी का मिक्सिंग वगैरह जो करते हैं या एनिमेशन वगैरह करते हैं, ये 2 डिवाइस की जरूरत उनको पड़ती है, क्योंकि VGA दैट मींस विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर,
ये आपको विजुअल जो आप देखते हैं ना वो HD क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी सुधारने के लिए हम लोग इस कार्ड को यूज करते हैं। साउंड की बात करें तो साउंड में आप आजकल के सॉन्ग सुनते होंगे तो साउंड आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट मीन्स आप समझते होंगे कि उसमें अगर गिटार का साउंड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, फिर हारमोनियम का अगर साउंड होता है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। तो वो हम लोग इस साउंड कार्ड के जरिए भी कर सकते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल बात की बात है, जो हमारा मेन पार्ट है मैं उस पर बात करता हूँ। तो ये है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, व्हाट इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क को देखिए, हार्ड डिस्क को हम लोग 2-3 जगह कंपल्सन बताया जाए तो हार्ड डिस्क को HDD, इसको शॉर्ट नेम में बोलते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा, हार्ड डिस्क को स्टोरेज डिवाइस के भी नाम से जानते हैं हम लोग, बहुत लोग स्टोरेज डिवाइस के नाम से जानते होंगे, ठीक है। तो ये सारे चीजें हार्ड डिस्क क्या करता है, हमारे डेटा को स्टोर कराने का काम करता है, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर कराने। आप सालों साल का डेटा आप अपने हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, कोई भी डेटा हो, आप 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक की डेटा को आप सेव करके रख सकते हैं अपने स्टोरेज डिवाइस में। यानी इसका काम क्या है कि आप कोई भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हो, कोई भी प्रोग्राम, दैट मीन्स कुछ भी प्रोग्राम पे काम करो, आप कोई भी प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं तो उस प्रोग्राम को अपने पास स्टोर करने का काम करवाती है हार्ड डिस्क, ठीक है। मतलब आप कोई डेटा बनाए, कुछ प्रोग्राम्स में काम किए, आप सेव किए, वो सालों साल आपकी इस हार्ड डिस्क में सेव रहती है, ठीक है। तो अब कीबोर्ड और माउस की बात करूं, कीबोर्ड और माउस को मैंने पहले भी चर्चा कर दिया था, ये 7th क्लास है, मैं अभी भी बता रहा हूं, पहले मैंने चर्चा कर रखा था। कीबोर्ड और माउस इज इक्वल टू दैट इनपुट डिवाइस, ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। इनपुट डिवाइस यानी यूजर कैन बी एनी हाउ फर्दर देन इनपुट, आपको इनपुट हर हाल से कराना ही होगा। आप सिस्टम पे कुछ भी काम कराएंगे तो आपको इनपुट कराना पड़ेगा। बिना माउस और कीबोर्ड का हमारा सिस्टम अधूरा है, आप काम नहीं करा सकते हैं। अगर कुछ टाइप करना है तो बिना कीबोर्ड का होगा नहीं। यदि आप काम के अलावा यदि आप काम के अलावा अगर कुछ और भी करना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। अब आते हैं ये पॉइंट पे, पॉइंट आप देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट है अभी। आप पॉइंट को देख लें। हेलो, हाँ, अब पॉइंट की बात करें तो पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक चीज और क्लियर किया है कि क्लियर क्या है वो आप देखिए। अब MS एक्सेल, MS वर्ड, MS, ये रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग सभी हमसे जुड़े हैं, कोई भी अपना अनम्यूट करके बात कीजिए मेरे से। और इसी शॉर्ट प्रॉब्लम आ रही है सर, मैं इसको देखता हूँ बाद में। हेलो, हाँ जुड़े हैं, थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था इंटरनेट से, कोई बात नहीं, चलिए यार। स्क्रीन में नहीं दिख रहा है सर। जी, स्क्रीन में नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है? ठीक है, नहीं। एक मिनट में इसको थोड़ा देखता हूँ, मेरे को लगा कि क्या है शेयर स्क्रीन। अभी दिख रहा है, देखिए सर मुझे अभी आ रही है। यस सर, यस सर। थैंक यू। आप लोग थैंक यू सर। हाँ, आप लोग अनम्यूट करिए। वेलकम जेलिना, वेलकम। चलिए मैं जुड़ता हूँ। आज आपको मैं बता दूं कि मुझे जी आप नहीं दिख रहे सर, ना दिख रहे ना आपका डिस्प्ले। मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रही है सर? हल्की हल्की आ रही, बफरिंग कर रही है सर, आवाज वॉइस भी बफरिंग कर रही है। आप नेटवर्क में आइए, आपको नेटवर्क में आना होगा। आपके सर मैं नेटवर्क में हूँ सर। तो हमारा तो नेटवर्क अभी है, नेटवर्क फुल नेटवर्क में हम हैं। आप एक अगर सर आप सही है, कंटिन्यू, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करता हूँ इस चीज को। अब आता हूँ कि मैंने यहाँ पर अभी जो चर्चा कर रहे थे हम लोग, इन सभी चीजों को आप लोग म्यूट रहे सब लोग, ठीक है। चलिए अब चर्चा करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का फेज। मैंने पहले भी दिखाया था, अब ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं फिर से यहाँ पर दिखाता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट वाइज आप देखिए, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ग्राफ बना रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम किसे कहते हैं? सबसे पहले
ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद अगर मैं बात करूं तो क्या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कराती है, आप ध्यान दीजिएगा। मैंने शुरू से अभी तक जो भी चर्चा किया यूजर पे चर्चा कर रहा था। ये रहा यूजर, ये रहा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और इसके बाद रहा हार्डवेयर सिस्टम। अगर नहीं दिखता है तो मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं, आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन पूछना होगा आप पूछ सकते हैं, एकदम बेहिचक पूछ सकते हैं, अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस जगह पे। अब देखिए यूजर कहने का मतलब हो गया द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने पहले ही बताया कि आपके सिस्टम के हार्डवेयर पे काम करते हैं और सॉफ्टवेयर को उससे कम्युनिकेट कराने के काम करती है। तो कौन कराती है? यूजर कराती है। यूजर के साथ कौन आते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ कंबाइंड कौन होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और उसके साथ कौन कनेक्ट कराती है? तो हार्डवेयर सिस्टम कराती है, ठीक है। अब हार्डवेयर सिस्टम कराने के बाद पूरी ये सारे कम्युनिकेशंस हो जाते हैं, तो उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो उसकी डेफिनेशन यहां पर होगी, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए मैं पहले ही बोला था कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, मैंने पहले ही बताया ना, एक साथ में आप 4 सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएंगे, 5 सॉफ्टवेयर पे काम कर पाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स। ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स को मैनेज करती है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट भी करते जाए, बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है ये। कभी भी कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, आप बोलेंगे मुझे कंप्यूटर की जानकारी है, तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप कैसे कहेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो दिस डेफिनेशन इज पर्टिकुलर टू गिवन द आंसर। एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्स, ठीक है। विदाउट अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर वुड बी अनलेस, ठीक है। हमारे कंप्यूटर अनलेस भी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ी सी नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम यहाँ पर ना, यहाँ तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको क्लियर कर रखा। तो अब आप यहाँ से एक काम कीजिए, मैं आपको एक्सेल पे कुछ फार्मूला के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक्सेल कल जिनका छूट गया, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं रिपीट तो नहीं कर पाऊंगा, आप हमारी वीडियो को देख लेंगे, हमने वीडियो अपलोड कर दिया है सारी चीजों का, तो आप वहां से भी इस चीज को जानकारी निकाल सकते हैं। अब मैं आता हूं सबसे पहले कि एक्सेल क्या है, एक्सेल पे कैसे काम करेंगे। कल मैंने सम के बारे में बताया था कि सम का फॉर्मूला हम लोग यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सम के बाद मैं बता दूं आपको कि फिर मैं आपको बताऊंगा डिवाइड कैसे करेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इस प्रकार का मिनिमम और मैक्सिमम नंबर के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट आपको जानकारी देता हूं, क्योंकि वो जरूरी होंगे, जो नए होंगे उनके लिए जरूरी होंगे। देखिए सिस्टम को खोलने के बाद, मतलब खोलना बहुत बड़ा काम नहीं है, स्टार्ट पे जाकर भी आप अपने प्रोग्राम को सर्च करा सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख करके, इस जगह पर लिख करके आप सर्च करा सकते हैं। आप यहाँ एक्सेल टाइप करेंगे, EXCEL एक्सेल, तो आपको एक्सेल आपके लिस्ट में आ जाएगा। प्रेस द एंटर बटन, देखिए यहाँ पर एक्सेल आ गया, एक्सेल आ गया यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, आप इस पे एंटर मारेंगे, आपका एक्सेल खुल जाएगा, ठीक है। चलो मैं मार भी देता हूँ। अब क्या है कि उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ चीजें आपको और जाननी होंगी कि एक्सेल क्या है और कैसे काम कराती है एक्सेल। सबसे पहले अगर एक्सेल की बात करूं, ठीक है, अगर एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल की बात करने के बाद आप ध्यान देंगे हमारे साथ यहाँ पे PPT MS एक्सेल, हमने इस चीज पे, देखिए ये चीज आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है जो कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे। नेम बॉक्स किसे कहते हैं और रॉ और कॉलम, सबसे पहले आप याद ध्यान रखिए कि रॉ और कॉलम किसे कहते हैं। कॉलम और रॉ हेडर और कॉलम हेडर किसे कहते हैं, ये दो चीज को मैं क्लियर करूंगा बस, ठीक है। आप लोग क्लास मिस कर रहे हैं, आपकी गलती है, सॉरी टू दैट, बट मैं जितना कर सकता हूं करूंगा। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर हमने एक्सेल की एक बायोग्राफी ले रखी है, लेने के बाद हमने इंडिकेट कर रखा है कि नेम बॉक्स किसे कहते हैं, फार्मूला बार किसे कहते हैं, कॉलम कौन सी, जो खड़ी कहने के मतलब आपके सीट में जो टेबल बनी होती है, तो खड़ी सीट ऊपर से जो नीचे की ओर आती है, दिस इज अ कॉलम, इसे हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। और वो वर्टिकल जो चलती है, वर्टिकली इसको बोलते हैं वर्टिकल, राइट टू लेफ्ट चलती है, ठीक है, वो हो गई रॉ। तो आप कॉलम को हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हैं और रॉ को वर्टिकल भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीजें याद रखनी होंगी आपको। और पूरी सीट को, ये जो सारे सीट्स आपको दिख रहे हैं खाली जगह, हमारे कर्सर पे ध्यान देंगे, ये खाली जगह जो दिख रही है, दिस इज कॉल्ड
एक्सेल सीट, इसे हम लोग सीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि इसे और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, और एक सर एक बार रॉ कॉलम, सर सॉरी सर, एक बार रॉ कॉलम वाला एक बार फिर से कंफर्म करा दीजिए। रॉ और कॉलम, अनुज बोल रहे हो? अनुपम सर, अनुपम। अनुपम बोल रहे हो, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, खड़ी जो सीट खड़ी आती है, आप यहाँ देखिए, हमारे डिस्प्ले पे देखिए, यहाँ से यहाँ जो मैंने खड़ी ली रखी है, इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। खड़ी जो ऊपर से नीचे की और कॉलम्स आती हैं, 1 by 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, मतलब सीरियली ऊपर से नीचे तक जो जाते हैं, दिस इज द कॉलम। इसे हम लोग कॉलम के नाम से जानते हैं। रॉ की बात की जाए तो आप राइट टू लेफ्ट, आपकी कॉलम उस समय इस प्रकार से जाएगी, ऐसे। ठीक है, मेरे हाथ के डायरेक्शन को देखो, समझ में आएगा। ठीक है, ये राइट टू लेफ्ट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो समझ लो ये हो गया रॉ। और जो ऊपर से नीचे की ओर आएगी, मतलब खड़ी जो लाइन आती है, ये कॉलम होती है। तो कॉलम और रो बेसिकली इसी को कहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके सर। चलिए, अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है, जबकि ये मैंने पिछले क्लास में सारा चीज क्लियर कर रखा है। आप लोग ध्यान ही सिर्फ दे सकते हैं, दीजिए, या तो आप हमारे वीडियो को देख लीजिए, उससे सारी चीजें, क्योंकि वीडियो में मैंने ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन कर रखी है, आपको बेहतर समझ में आएगा। हाँ, अगर नहीं समझ में आता तब क्वेश्चन अपने नोटबुक में लिख के रखिए और अगले दिन हमसे पूछ लीजिए। चलिए आते हैं इंटरफेस 2 में। मैं 1 की बात नहीं करूंगा, 2 में बात करता हूँ। देखिए, कॉलम और हेडर, आप याद रखिएगा, जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, जब भी आप एक्सेल में काम कर रहे होते हैं, तो उस केस में आपको 2 चीजें एकदम ध्यान रखनी ही रखनी है। नहीं रखोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप कौन से कॉलम में हैं? सी। देखिए यहाँ सी, ये क्या है? सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम हेडर। हेडर इसलिए कि आपके हेडिंग पे देखिए ABCDE ऐसे करके नंबर्स लगाए गए हैं, मतलब अल्फाबेटिक नंबर्स लगाए गए हैं। आप ऊपर से देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये रो हेडर इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर्स लगाए गए हैं। और ये याद रखिएगा, एक्सेल में इन्हीं 2 चीजों का बहुत बड़ा फॉर्मूला बनता है, क्योंकि इन दोनों पे ही फॉर्मूला टिका है पूरे एक्सेल की। अगर पूरे एक्सेल की बात करूं तो इन दोनों चीजें पे ही पूरा एक्सेल टिका हुआ है। ठीक है, आप अगर कोई, मैं भी करके दिखाता हूं ना, सपोज दैट, अब आपको दिख रही होगी हमारी सीट, सबको दिख रही है? नहीं दिख रही होगी तो बताइएगा, क्योंकि मैं थोड़ा इस सीट को बड़ा करूंगा आपको दिखने के लिए। जूम करता हूं अभी फिलहाल, सीट में डाल दूं 28 का साइज ले लेता हूं। चलो, हमने 28 का साइज ले रखा। अब यहाँ हमने कुछ नंबर को पुट करा। मैं बहुत तेजी से चलूंगा। 1 नंबर, कुछ 2 नंबर, कुछ 3 नंबर, कुछ 4 नंबर, कुछ 5 नंबर, ऐसे करके मैंने बहुत सारे नंबर पुट कर दिए। अब मैं बोलता हूं सम करो, जोड़ो। आपको नहीं भी तो कम से कम 1 मिनट समय लग जाएगा, लेकिन एक्सेल में एक बार करना है फॉर्मूला पुट, और आप कितने भी उसमें छेड़छाड़ कर डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुरंत सम कर देगा। सम की जो फॉर्मूला होगी, नोट कीजिएगा, इक्वल टू सम, सम के साथ ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये याद रखिएगा, एक्सेल में कोई फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल टू की साइन लगानी होगी, उसके बाद फॉर्मूला आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे तो आप अपना रेफरेंस नंबर देखेंगे कि आप किस कॉलम में पहले काम करें। कॉलम हेडर क्या है? डी। हमने यहाँ डी टाइप कर दिया। मेरा नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? जो हमने स्टार्टिंग सेल में नंबर दे रखी है, तो हमने कौन से रेंज में दे रखी है? 5। तो यहाँ करेंगे 5, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक सेमी कॉलन लगाएंगे। ठीक है, सेमी कॉलन लगा दी। सेमी कॉलन लगाने के बाद लास्ट वाली सेल रेंज की नंबर डालनी है। तो लास्ट सेल रेंज क्या अपनी 10 है। 10 में क्या है? डी के साथ है। कौन से कॉलम में है? हम लोग डी में है और 10 में है, तो हम लोग करेंगे D10। आप देखिए, मैंने जब डी सिर्फ डाल रखा था, वो एक सेल को सेलेक्ट किया था। मैं फिर से दिखा देता हूं। मैं जैसे इसको मिटा दिया, देखिए ये यहाँ पर ब्लू कलर से एक सेल को सेलेक्ट किया है। हम जैसे ही इसको D और 10 लगाते हैं तो वो पूरी सेल को ब्लू में ले रही है, अपने अंडर कवरेज ले रही है। तो दैट मीन्स मेरा फॉर्मूला सही जा रहा है। आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और प्रेस द इंटर बटन। आप जैसे इंटर करेंगे, आपकी सम सामने आ गई। ये आपकी सम है। अब आप देखना, यहाँ पर मैं कैसे चेंज कराता हूँ। इसको मैं थोड़ा बोल्ड करता हूँ ताकि आपको दिखे, और बड़ा करता हूँ, क्योंकि ये मेरा मेन पार्ट है ना। मैंने यहाँ सम निकाल रखी है। अब यहाँ ध्यान देना कि मैं ऊपर में कुछ और नंबर डालता हूँ और ये ऑटोमेटिकली ऐड करेगी। मुझे ऐड करने की जरूरत भी नहीं है। आपने यहाँ पर कुछ नंबर डाल दिया, एंटर करो, देखो ऐड कर दिया, 303 कर दिया,
यहाँ के नंबर का वैल्यू को कुछ बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो, कुछ नया डाल दो ना, डाल दिया, देखो वैल्यू बढ़ा दिया। ये सबसे, ये प्लस 09 आ गई तो समझ लो सबसे बड़ी संख्या हो गई। आप कैलकुलेटर में भी देखना, आप 9999 डाल करके उसको मल्टीप्लाई 9 से करना, वो प्लस ई कर देगा या तो प्लस 9 कर देगा, तो इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो ये हमारे प्लस करने की तरीका है। अगर नहीं विश्वास तो आप यहाँ पर भी छोटी संख्या डालो, देखो वहाँ प्लस अपने ऑटोमेटिकली हटना चाहिए। ठीक है, D10 प्रेस द एंटर बटन, ये रहा, आ गई सम। तो ये हो गई सम निकालने की तरीका। ये हमने अभी क्या किया, सम किया। मैं यहाँ पर हेडिंग भी डाल देता हूँ, आपको समझ में भी आए और समझने के साथ साथ आपको ध्यान भी रहे हमने क्या भी फार्मूला लगाया। इसमें हमने क्या फार्मूला लगाया, सम का लगाया। ठीक है, सम के साथ अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। बोल्ड कर दूं, बीच में ले लेता हूँ उसको, आपको दिखे। बड़ी करनी है तो आप यहाँ से बड़ी भी कर सकते हैं। अब दूसरे और चलते हैं डिवाइड लगाने की। डिवाइड लगाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब सॉरी, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो संख्याओं का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई नंबर डाल देंगे, नीचे कोई और नंबर डाल देंगे। अब इसके साथ ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट कराना है, तो चलो इस सेल पे कराते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, साइज हमने ले रखी 36 कर देता हूँ साइज यहाँ पर। अब सब्ट्रैक्शन लगाने का क्या फॉर्मूला है, इक्वल टू, कुछ नहीं, एकदम सिंपल मैं बता रहा हूँ, एकदम सिंपल, ध्यान रखना। इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन कर लो, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट किया, माइनस का साइन लगा लो, उसके बाद फिर सेकंड वाली सेल को सेलेक्ट कर लो। देखो मैंने सेल को सेलेक्ट किया तो ये रेफरेंस नंबर ही लिया है F4, यहाँ F दिख रहे होंगे आपको, ये कौन से सेल पे काम कर रहा है, 4 पे, F4 ऑटोमेटिक। आप क्लिक कराकर भी, अगर आपको कभी नहीं पता है कि रेफरेंस नंबर में हम गड़बड़ हो रहे हैं, तो डायरेक्टली सेल पे क्लिक कर दो जहां आपने नंबर दे रखा है। अब दूसरी सेल में क्या है, तो F के साथ क्या है, 5 है, तो आप F5 मैनुअली लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, नहीं तो आप उस पर ले आकर क्लिक कर दो। देखो ग्रीन हो गया, ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर किया, आपकी दोनों की माइनस होकर के जो आएगी निकलेगी वो निकल गई। आप कॉपी पे कर सकते हो, ये गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, ये हो गई आपको सब्ट्रैक्ट की। सब्ट्रैक्ट की बाद में बात करूं तो आपको मल्टीप्लाई, मान लो किसी दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है, दो संख्याओं की मल्टीप्लेक्शन निकालना है, तो आप कोई भी संख्या यहाँ डाल दो। डालने के बाद सपोज दैट इससे मल्टीप्लेक्शन करना है। ठीक है, मल्टीप्लेक्शन करना है। अब क्या मल्टीप्लेक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पर, कैसे करेंगे, यू हैव आइडिया, नो आइडिया, तो आप कर सकते हैं इक्वल टू। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कौन से सेल में है, H की सेल में है, 4 की सेल में है, H4 में हम लोग है। मल्टीप्लाई का यहाँ साइन लगा दो, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन स्टार होगा कंप्यूटर में, इसे कहते हैं मल्टीप्लाई की साइन। ये स्टार को हम लोग मल्टीप्लाई कहते हैं। और उसके बाद सेकंड सेल को सिलेक्ट कर लो जिसे मल्टीप्लाई करानी है, और ब्रैकेट क्लोज कर दो और प्रेस द एंटर बटन। तो ये बड़ी संख्या हो गई, इतनी बड़ी संख्या होगी कि +12 में आ गया। ठीक है, तो बड़ी संख्या है, कोई बात नहीं, आप इसको छोटी संख्या से भी मल्टीप्लाई कर दो ना। यहाँ के दो सेल को हटा दो, 2 नंबर से कर दिया, आ गया, दिख रहा होगा सबको। अब आते हैं हम लोग आते हैं, मान लो कि कोई और संख्या, दैट मीन्स मान लो दो संख्याओं का डिवाइडेशन निकालना है। सपोज दैट दो संख्याओं का डिवाइडेशन क्या निकालना है, मान लो मैंने यहाँ कोई नंबर डाल रखा, ठीक है, कंफ्यूज मत करना, हाँ कंफ्यूज मत करना, यहाँ डिवाइडेशन निकालना है, मैंने यहाँ एक संख्या डाल रखी। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मान लो दो संख्या यहाँ पर पुट करता हूँ। ठीक है, दो संख्या, निकी जी आप अपना साउंड म्यूट कीजिए। चलिए मैं कर दिया, थैंक यू। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि 76 से इसको हमें डिवाइड करनी है, तो हमें क्या करना होगा, डिवाइड की फार्मूला को, बिल्कुल सिंपल फार्मूला मैं बता रहा हूं, बिल्कुल ही सिंपल। आप इक्वल टू लगाएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने के बाद फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट कर रेफरेंस नंबर डाल दो, हम लोग कौन से रेफरेंस में है, H के साथ कौन सा है, H के साथ देख सकते हो हम लोग 9 में है, तो H के साथ 9 हमने ऑटोमेटिक उस पर क्लिक किया, ले लिया, या आप खुद से मैनुअली डाल सकते हो। और यहाँ एक डिवाइड का साइन लगाओगे, जैसे आप डिवाइड का साइन लगाओगे आपके साथ क्या होंगे, सेकेंड सेल को सेलेक्ट करेंगे, सेकेंड सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही सेकेंड सेल को सेलेक्ट करते हैं ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ध्यान रहे, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना ही पड़ेगा। हर एक फॉर्मूला का पहले आपको इक्वल टू का साइन लगाना ही पड़ेगा।
ठीक है, H9 डिवाइड बाई हमने कर दिया H10 के साथ। अब ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस द एंटर बटन, जो इसकी निकलेगी वैल्यू पॉइंट में निकलेगी, देख लो यहाँ पर निकल गया है। ठीक है, तो ये थे अभी डिवाइड के रूल में। अब मैं आपको कुछ और बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। ये तो बेसिक चीजें थी, अभी तो ये बेसिक्स है, बहुत सारी फार्मूला है। नन अवेलेबल अगर फार्मूले की बात करूं तो 900,000 के आसपास फार्मूला है एक्सेल में। चलिए अब मैं एक नंबर डालता हूं, विच इज द नंबर ऑफ लार्जेस्ट एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, चलो कोई नंबर मैंने यहाँ डाल दिया 73, 4, 8, ऐसा कुछ भी, आप कहीं भी किसी भी सेल पे नंबर डाल दो, किसी भी सेल पे। ठीक है, जहां मन करे आप वहां डाल दो। चलो इस सेल पे भी मैं डाल देता हूँ, कहीं भी। ये इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपको पता चलेगा जब आप ऑफिशियल वर्क में काम करोगे या आप कहीं कुछ और जगह काम करोगे और कोई बोल देगा कि मिनिमम नंबर क्या है और मैक्सिमम नंबर क्या है बताओ, इस यूनिट का, यूनिट की मिनिमम नंबर को बताओ, तो कैसे बताओगे? तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखिए सपोज दैट इतनी ही मैंने निकाल रखी है। ठीक है, और यहाँ पर एक जीरो लगा दे रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, अब फॉर्मूला मैं इस नंबर पे निकाल रहा हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू क्या निकालना अभी, मिनिमम। मिनिमम नंबर का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। इस सीट पे हमने जितनी बड़ी संख्या आजमानी थी आजमा लिया। अब उसके बाद मुझे इस सीट पे, मुझे ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये 5 सीट पे दिखा रहा हूँ, आप 5000 की सीट पे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। तो इसमें क्या करना है, मिनिमम नंबर मतलब सबसे छोटी संख्या। मुझे नहीं पता है कि ये सीट में कितनी बड़ी संख्या कितनी छोटी संख्या है, अब मुझे सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे। इक्वल टू लगाने के बाद लिखेंगे मिनिमम, MIN। जैसे ही करोगे देखो यहाँ लिस्ट में ना, यहाँ मिनिमम शो कर रहा है, दिख रहा है। तो आप पूरी तरह से मिनिमम लिख सकते हैं, नहीं तो MIN के भी थ्रू निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिन लिख करके ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आपने जिस रेंज को दिखा रखा है, रेंज कहने का मतलब जिस सेल पे आपने दिखा रखा है अपनी रेंज कि मैंने नंबर कहाँ रखी है, उसको सारे को सिलेक्ट कर लो। इस प्रकार से सारे को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया, माउस के बटन को, लेफ्ट बटन को दबा करके खींचो, ड्रैग करो, वो ऑटोमेटिक सारे सेल को सेलेक्ट कर लेगा। या तो आप सिंपल भी कर सकते हैं, बता देता हूं। इस पे कहीं भी एक ब्लैंक वाली सेल पे ले लो और शिफ्ट लगा करके एरो वाली बटन से नीचे आ जाओ, फिर राइट वाली बटन से इधर चले जाओ। मैंने उस प्रकार से सेल को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर दो। जैसे ब्रैकेट को क्लोज करोगे आप प्रेस एंटर करोगे, जो छोटी संख्या है निकाल दिया। देखो छोटी संख्या क्या है, सबसे 0 है? अब क्या करता हूँ, चलो छोटी संख्या को सर, हाँ बोलो। हेलो सर ये H क्यों लगाए थे? एच मैंने सर ये कहा, H क्यों लगाए थे? एच कहाँ मैंने लगाया? एक्चुअली उसमें H दिख रहा था सर बीच में। ये एच, ये सेल की रेफरेंस ली है मैंने। इस सेल को सेलेक्ट किया ना, तो लास्ट नंबर तो दिखानी पड़ेगी ना मुझे, लास्ट रेंज तो दिखानी पड़ेगी। जी जी। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। यहाँ फर्स्ट देखो D2 से लिया, तो D और 2 यहाँ हो गई। ये H, यहाँ H जो दिख रही है लास्ट वाली H है, H के साथ क्या है 10 है, तो H10 ली है। तो वो मैंने नंबर जहां से जहां तक ले रखा है उस पूरे सेल को मैंने सेलेक्ट किया, तो वो H10 वहां आया। मैंने पहले ही बोला ना आपको कि कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपको कॉलम और रो ये दोनों पे ध्यान रखना होगा। ठीक है, हम अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं, ओके सर, बाय द वे मान लो सेलेक्ट नहीं करते तो क्या करेंगे, मुझे तो रेफरेंस नंबर देखनी पड़ेगी क्या है। ठीक है, कि किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताओ। और कोई, भागेश्वर सरस्वती जी हैं, बताइए। जुलेना बता सकती हैं, गजाला बता सकती हैं, निकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रही है चीजें? यस सर, यस सर, नहीं, अगर नहीं आएंगी तो बताएंगे। ठीक है, यस यस सर। चलिए म्यूट कीजिए, फिर अनम्यूट करके बोलिएगा जब पूछूंगा तो। अब आते हैं, ये हमने मिनिमम रेंज निकाल रखी। क्या निकाला? मिनिमम रेंज। अब देखो यहाँ ध्यान देखना, मैजिक है। एक मैजिक क्या है मैं दिखाता हूँ। अभी हमने यहाँ क्या निकाली है, मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर क्या निकला है, 0 निकला है। तो अब यहाँ क्या करता हूँ, सपोज दैट इस 0 का ना मैं 12 कर देता हूँ। देखो अब उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिक मिनिमम नंबर निकल गया। मुझे एक बार ही फॉर्मूला सेट करना था। अब इस सेल में सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है। चलो 3 को भी मैं बढ़ा देता हूँ, 33 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखना ऑटोमेटिक जो सबसे छोटी संख्या होगी ले लेगी। मैंने कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ क्लिक कर रहा हूँ, दिख रहा है? तो अब यहाँ 4 कहाँ है भाई, 4 यहाँ पे है। अब इसको भी मान लो 45 कर देता हूँ या 44 कर देता हूँ।
उसके बाद देखना जो छोटी संख्या होगी उससे उठा लेगा 5। मिल गया। तो ये छोटी संख्या निकालने की, सबसे छोटी संख्या निकालने की फॉर्मूला थी। अब आते हैं मिनिमम के बाद हम मैक्सिमम रेंज निकालेंगे। मैक्सिमम रेंज क्या होता है, हम लोग मैक्सिमम रेंज कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वापिस से हम इस चीज को फिर से दोहराएंगे। दैट मीन्स आप फिर से एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे। अभी क्या निकाला था, मिनिमम, अब निकालते हैं मैक्सिमम। तो MAX, आप जैसे ही मैक्स करते हैं, देखिए आपके लिस्ट में यहाँ मैक्स की फॉर्मूला आ रही है, दिख रही है मैक्स। आप मैक्सिमम पूरा लिख सकते हैं, पूरा टाइप कीजिए MAX IUMIM, जो भी लिखना है मैक्सिमम की पूरी स्पेलिंग लिखिए, या तो शॉर्ट में मैक्सिमम ही रहने दो, मैक्स ही कर दो। मैं मैक्स ही शॉर्ट में करता हूँ। ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, नंबर वन, दैट मीन्स आपको रेंज दिखानी है। ये रेंज जो अभी भाई साहब पूछ रहे थे हमारे साथ सवाल, अनुपम त्रिपाठी जी, कि सर H1 कहाँ से आया, तो सबसे पहले उस रेंज को दिखानी होगी। तो रेंज मेरा क्या है, सबसे पहली रेंज मेरा D4 है यहाँ पर, ठीक है। तो D4 जैसे सेलेक्ट करोगे, देखो D4 आ चुका होगा, आया है। तो अब क्या है, मुझे इस रेंज से कहीं से, या मान लो D2 से भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से लगा करके इस रेंज से मुझे H वाली रेंज में जानी है। देखो H रेंज में लास्ट गया, लास्ट नंबर कहाँ तक है, यहाँ तक है। सेलेक्टर को छोड़ दो, ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग चुकी होगी अब तक। देखो लग गया H11। अभी H11 पूछो अनुपम जी का लगा, क्योंकि यहाँ रेफरेंस नंबर क्यों लगा, मैं समझ गया वो क्यों लगा वो, बट आपने कहा पूछो, पूछ दिया क्यों लगा, सॉरी। यहाँ पर 11 हम लोग सीरियल नंबर ले रखे हैं, ठीक है। तो ये H11 ऑटोमेटिक हमने ड्रैग किया, तो वहां से एक फॉर्मूला बढ़ गया, ठीक है। जैसे अगर 12 रहता तो 12 लेता, 13 रहता 13 रहता, इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। अब इस चीज को ब्रैकेट को क्लोज किया हमने और एंटर किया। अब देखो इस लिस्ट में 73 सबसे हाईएस्ट नंबर है, 73 सबसे हाईएस्ट नंबर है। आपको दिख रही होगी 73 की कहाँ लिस्ट है, देखो यहाँ पे दिख गई, 73 सबसे हाईएस्ट नंबर है। मैंने आपको मिनिमम भी बताया, मैक्सिमम भी बताया, सबसे हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। आप लोग नोट कर रहे होंगे फॉर्मूला, तो नोट कीजिएगा। और इसकी सारी वीडियोस मैंने डाल रखी है यूट्यूब पे, आप वहां से पहले देखो। मैं हर एक सेशन में मैं यही कहता हूं कि आप लोग पहले वीडियो देख करके क्लियर रहो, और उसके बाद हमारे साथ जुड़ो, तो बहुत मजा आएगा। रीजन बिंग क्या होगा कि पढ़ाई का माहौल थोड़ा अच्छा बनेगा, और आप हमसे क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो क्या मतलब है, कोई फायदा नहीं है। मुझे कैसे पता चलेगा आपको आ रही है या नहीं आ रही है, मैं बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ, तो ये तो हमारा टोटली लॉस है समय देना। इसलिए आप एक एक चीज मैं जो बता रहा हूँ, उन सभी चीजों को यूट्यूब में मैंने डाल रखा है, एकदम क्लियर रखो। ये टॉपिक्स मैं अभी रेगुलर लेके चलूंगा। एक्सेल की अभी बात करूंगा। होम पे बहुत सारे, देखो होम पे मैं बता दूं, अभी यहाँ पर एक थोड़ा सा सेशन में बताता हूँ, आप ध्यान देना। होम पे जैसे आप आते हो, तो होम में आपको क्या क्या मिलता है। आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल दैट मीन्स लिखने की तरीके को करके दिखाता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकल। सपोज दैट मैं यहाँ पर अपना नाम ही टाइप करता हूँ, CHNDN चंदन, ठीक है, मैंने टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ इसकी मतलब फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए, साइज बड़ी हो जाए, सब कुछ। तो कहाँ से करेंगे, इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद इसको बोल्ड कर दिया, देखो यहाँ चेंजेज होते जाएंगे। यहाँ से फॉन्ट की साइज ले लो, फॉन्ट कोई चेंज करना है तो फॉन्ट यहाँ से चेंज करो। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे थोड़ा फॉन्ट की साइज को और बड़ा करता हूँ, देखो फॉन्ट साइज यहाँ से बड़ा होगा, ठीक है, ये रहा। यहाँ पर एक काम करता हूँ ना, कुमार भी लगा देता हूँ, KUMAR चंदन कुमार, ठीक है, सेम एज इट इज। अब देखना मैं फॉन्ट जैसे जैसे चेंज करूंगा, आपको पीछे पीछे दिखेगा। देखो हमारा पीछे फॉन्ट चेंजेज हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी होम पे। होम पे फिर B से बोल्ड होता है, I से इटैलिक होता है। आप इसको शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। Ctrl+I जैसे करेंगे तो इटैलिक होगा। देखो Ctrl+I मैं करता हूँ, इटैलिक हो गया। वापस से Ctrl+I मार दो, हट जाएगा। वापस से Ctrl+B मार दो, हट जाएगा। या तो B पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो जो जो ऑप्शंस हाईलाइट होंगे यहाँ पे येलो होता चला जाएगा। शॉर्टकट की भी अगर यूज करोगे तो ये येलो हो जाएगा। मान लो B हटा देता हूँ, अब मैं शॉर्टकट की यूज करता हूँ, Ctrl+B दिया, देखो हाईलाइट हो गई ऑप्शन। Ctrl+I हाईलाइट हो गई ऑप्शन। Ctrl+U हाईलाइट हो गई ऑप्शन। मतलब ये शॉर्टकट की हैं, ये फास्ट फॉरवर्ड काम कराने की तरीके हैं। अगर आप कहीं ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड तरीके हैं काम कराने की, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं A है, AA है। A का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता तो आपको बता दूं,
कि ए का मतलब हो गया ये जूम करने का काम करेगी, आपका लिखे हुए अक्षरों को जूम करेगी और ये जूम माइनस करेगी, देखिए, ठीक है। और इसको फिर आप जूम करा सकते हैं, ठीक है। अब इसकी आप चाहते हैं कलर चेंज करने के लिए तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर कैसे करेंगे चेंज? मान लो मैंने चंदन लिख रखा है, इसको चाहता हूँ रेड करना, तो रेड पे क्लिक कर दो, रेड हो गया। या इसमें और कोई कलर चेंज करना तो इसको पॉइंट पे क्लिक करो, इधर से आप इधर से कोई भी रेड कलर उठा लो, कोई भी एक कलर उठा लो, ये ले लिया। अब चाहता हूँ कि इसकी बैक साइड में भी कलर लग जाए, वॉल कलर जिसको बोलते हैं, वॉल पेंट, दीवार वाली कलर लग जाए, पोस्टर कलर जिसको बोलते हैं। तो क्या लगाना है? सपोज दैट मान लो मुझे येलो लगाना था, येलो लगा दिया, या रेड लगाना है, रेड लगा दिया, जो आपको मन करे वो लगा दो। ये सारे ऑप्शंस को अभी मैं छेड़ूंगा, अभी छेड़ा नहीं है, अभी मैं बेसिक्स फार्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, अपने घर पे ही हो तो प्रैक्टिस करो। कंप्यूटर नहीं है तो भी आप अपने मोबाइल पे एक्सेल की, MS ऑफिस की ऐप्स आती है, उसको डाउनलोड कर लो, उस पर भी ट्राई करो, 100% वहां पर भी काम करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास, बहुत लोग का ये बहाना होता है कि भाई अपने पास कंप्यूटर नहीं है कैसे करूंगा। रियलिटी में बताता हूँ, मेरे पास भी नहीं था, अभी है, मेरे पास भी एक समय नहीं था। हमने भी इस टाइप से भी बहुत सारे टेक्निक्स को यूज किया इधर उधर से और उसको यूज किया, तभी मैं अभी ये सारी चीजें आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं अभी एक सेशन मेरा 1 मिनट मैं देख लूँ कितना टाइम बचा है अपनी सेशन में। मोर देन कितनी टाइम बची है मेरा सेशन? अब ज़्यादा देर का है नहीं, 2 मिनट का सेशन बचा हुआ है अपने पास। 2 मिनट के बाद वीडियो ऑटोमेटिक हमारी एंड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपसे कुछ सवालात कर लूँ, ठीक है, 2 मिनट की बात है। तो सबसे पहले कौन है? मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। अपना नाम भी तो नहीं लिखते हो यार, 7227 लिख के रखे हो। अनुपम ही है शायद, अनुपम त्रिपाठी। अनुपम। तो अपना नाम क्यों नहीं लिखते हो यार? जी चलो बताओ। एक्चुअली सर वो आपकी करूंगा। कोई प्रॉब्लम? कोई नहीं प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम, पूरा समझ में आ गया। समझ में आई बात? नहीं सर कोई प्रॉब्लम, पूरा समझ में आ गया। देखिए, अगर जी सर पूरा, थैंक्स अ लॉट। सभी को निर्देश दूंगा कि अगर जिनको समझ में अगर नहीं आई हो, जिनको भी, कोई भी व्यक्ति अगर जिनको समझ में नहीं आई हो तो वो क्या कर सकते हैं, प्लीज दिस इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल ऑफ द गाइज। इस लिंक को जब मैं आप लोगों को भेजता हूं तो आप अपने लिंक के साथ और लोगों को भी पहले तो जोड़िए। दूसरी चीजें इसके साथ क्या कीजिए, हमारे यूट्यूब पे जाकर के एक्सेल की अलग एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वर्ड की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक्स कंप्यूटर के अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, मैंने डिवाइड कर रखा है। आप जैसे ही एक्सेल में घुसोगे ना, मोर देन 32 वीडियोज मिलेंगे आपको, मोर देन 32 वीडियोज मिलेंगे। आप एक एक वीडियो को पहले देखो, उसमें कोई कंक्लूजन होगा तो नोट करके रखो। मैं लाइव डेली आता हूँ 2 बजे से, आज 20 मिनट लेट इसलिए था कि थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम था। हर एक दिन मैं 2 बजे आपको मिलूंगा, ठीक है, लाइव में। तो वहां पर आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये आपके वीडियो में देखा था, ये प्रॉब्लम आया है। और नहीं तो आप कमेंट, वहां पर भी ऑप्शंस होते हैं यूट्यूब में, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि वीडियो अच्छी है, नहीं है। अगर गलत है तो गलत ही डालो, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ मैं कमेंट में गुड, नाइस ये सब डालना नहीं, गलत है तो गलत ही डालो, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपको एक रिक्वेस्ट सर आपसे। जी बोलिए। सर मैं रेज द हैंड करता हूँ, थोड़ा ध्यान दे दिया करिए प्लीज। अच्छा, रेंज द हैंड करते हैं तो ठीक है, तो आप वीडियो पर बराबर बने रहेंगे तो जरूर करूंगा, ठीक है, अगले बार से देखता हूँ। चलिए नेक्स्ट है सरस्वती मुंडा। सरस्वती मुंडा, आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हेलो सरस्वती मुंडा, हाँ सर। कोई प्रॉब्लम है अभी तक Yes, की? sir. अभी तक की नो टॉपिक सर। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, नो सर। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप भी पूछ सकते हैं सवाल, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पूछेंगे, आपका हक है। अब लाइव आए हैं तो आपको एकदम बनता है कि आप क्वेश्चन Yes, करें। sir. और सबसे पहली बात, मैं हमेशा 2 बजे लाइव आता हूं, आप आज पहली कैंडिडेट हैं जो लाइव पे जुड़े हैं, और मैं लगातार ये मैसेज डाल रहा हूं कि लिंक पे आओ, लिंक पे आओ, ज्वाइन करो, लेकिन आज आपका डे फर्स्ट है और मैंने 7 क्लास लाइव दे रखा है। 7 क्लास मतलब 14 घंटा की क्लास खत्म कर चुका हूं मैं। आप कितने पीछे जा चुके हो देख सकते हो, तो अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। सर यस्टरडे क्लास मैंने अटेंड नहीं किया था सर। जो भी है, आप देर नहीं हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप आपका जो Yes, क्लास sir. मिस हुआ है, आप यूट्यूब से जाकर के, अर्नव ग्रुप एंड फाउंडेशन हमारे चैनल का नाम है, या तो आप डायरेक्टली लिंक पे भी Yes, sir. जाकर के, जो मैं लिंक आपको भेजता हूँ उस लिंक से भी सर्च करा करके वीडियो को देखिए, और जो क्लास छूटा है उसको कवर कीजिए, Yes, sir. ठीक है, ताकि आगे के क्लास में आपको दिक्कत Yes, ना आए, ठीक है। यस चलिए, धन्यवाद। और देवेंद्र जी हैं, देवेंद्र जी बताइए, कुछ प्रॉब्लम है तो आपको? हेलो
हाँ देवेंद्र जी, आपकी वॉइस रेज हो रही है, कट रही है आपकी वॉइस। हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो, हाँ कोई प्रॉब्लम है? हेलो, अभी तक का कोई टॉपिक में कोई नहीं प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक है देवेंद्र जी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रेंज करके रखिए, और आप क्या कीजिए कि उस प्रॉब्लम को लिख करके नोट डाउन करके रखिए कीजिए, उसको मुझसे पूछ सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है? ओके और बाकी तो मेरा यूट्यूब पे है, आपको पता ही है, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है? यस सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है गजाला साहब। गजाला जी, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। हेलो हेलो, हाँ गजाला जी बताइए, कोई प्रॉब्लम है आपको? चलिए शायद गजाला जी डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं, और जो भी है हमारे सवालात करने से पहले ही लोग डिस्कनेक्ट हो गए हैं कि सर कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा मैं कोई सवाल नहीं पूछता आप लोगों से, बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे क्लास में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, नहीं है, और जो मैं बता रहा हूँ उससे संतुष्ट है या नहीं है। अगर संतुष्ट नहीं है तो मैं लाइव क्लास में आना बंद करूँगा और कुछ नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपने तरीके से उन लोगों को ट्रेन करना जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं, या उनमें कोई प्रॉब्लम रह गई है या कुछ कमी रह गई है, किसी कारणवश वो अपने अध्ययन को पूरा नहीं कर पा रहे हों। तो बेसिकली मेरा उद्देश्य यही है कि मैं उन सभी लोगों का मतलब तहे दिल से उनका मैं हेल्प करना चाहता हूँ। मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, मैं एकदम स्पष्ट मैं बताता हूँ, ठीक है? मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, लाइव आने से लॉस ही है, लेकिन बस मैं सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ कि जो लोग नहीं पढ़ पाए हो, जिनका इच्छा हो कि मैं कंप्यूटर के बारे में एक अच्छा जानकार आदमी बनूं या कुछ करूं, तो बस उन्हीं के लिए मैंने ये लाइव सेशन स्टार्ट किया। नहीं तो ये चीज़ मैं बहुत पहले भी कर सकता था, मैंने देर से किया, बहुत सोच समझ के प्लान किया, उसके बाद मैंने किया। सबसे पहले मैंने यूट्यूब को बनाया। मैं बता दूं आपको, सबसे पहले मैंने इस काम से पहले मैंने यूट्यूब चैनल को क्रिएट किया। यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के बाद मोर देन 50 वीडियोज मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने लाइव आना स्टार्ट किया कि जो भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे वो पहले वीडियो भी देख लेंगे और उसके बाद हमारे साथ क्वेश्चन एराइज करेंगे। और मैं बता दूं कि मैं असेसमेंट भी लूंगा, ऐसा नहीं कि लाइव क्लास करवा रहा हूँ तो सर सिर्फ क्लास करवा के छोड़ देंगे, मैं असेसमेंट भी लूंगा। असेसमेंट ऑनलाइन लूंगा, पोर्टल दूंगा, आपके पोर्टल पे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वो जो एग्जाम होगा वो आपका टिक आउट क्वेश्चंस होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन जो सही होगा आपको टिक करना होगा। उससे मुझे रेंज पता चलेगी कि मेरे साथ जो लाइव में जुड़ रहे हैं उन लोगों को कितना पता चल रहा है। और फर्दर देन किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर? जी, मल्टीपल क्वेश्चन जो होगा उसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी ना? माइनस मार्किंग 100% होगी। नहीं होगी तो नहीं है, माइनस मार्किंग 100% होगी। मैंने उसका एकदम सीट तैयार करना स्टार्ट भी कर दिया है। मोस्ट ऑफली मैं दिखा भी दूंगा आप लोगों को कभी कभार, ऐसे स्नैप दिखाऊंगा, क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा कि मैंने तैयार किया है या नहीं, ठीक है? बस तैयार हो चुकी है। मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम नहीं भी तो 12 या 14 क्लास कर लूँ, 12 एंड 14 क्लास कर लूँ, उसके बाद मैं असेसमेंट स्टार्ट करूँ। आपका भी अनुपम जी आज फर्स्ट क्लास है, आपने 7 क्लास को मिस कर चुका है। मैं लगातार मैंने फेसबुक पे ग्रुप बना रखी है, लड़कियों का ग्रुप बना रखा है और उनको इनवाइट भी किया है, लड़कों का अलग ग्रुप बना रखा है। उसमें बहुत लोग आज 26 हमारे कैंडिडेट्स मतलब लड़के वाले में हैं और लड़की वाले मात्र 4 कैंडिडेट ऐड हैं, जो कि मुझे अच्छे तरीके से सब लोग जान रहे हैं, फिर भी ऐड नहीं हो रहे। रीजन बिंग आई डोंट नो व्हाट हैव द रीजन, बट उस ग्रुप में कुछ नहीं था। उस ग्रुप में मैं ये सारी चीज़ पढ़ने के अलावा वीडियोज़ की लिंक्स देता, असेसमेंट के लिंक्स देता और न्यू कंटेंट जो अपडेट कलेक्शन अभी मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में मैं बताता। जो जुड़ रहे हैं उनको बेनिफिट है। आज भी आप ग्रुप में देख सकते हैं कि मैंने आज का जो लिंक है मैंने ग्रुप में भी छोड़ा है, अपने फेसबुक ग्रुप में भी छोड़ा है, ठीक है? तो उसमें उस लिंक के द्वारा कितने लोग आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। मैं इसके बाद जो लाइव सेशन लूँगा मैं सबका पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट नंबर लूँगा और उसका एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊँगा। जितने भी लाइव आएंगे सबका मैं व्हाट्सअप नंबर लेकर के उनका एक ग्रुप बनाऊँगा और उसमें मैं सबको परमिशन दे रखूँगा एडमिन का कि आप अपने फ्रेंड को उसमें ऐड करेंगे। जितने आप उस ग्रुप को बढ़ाएंगे तो उसमें बेनिफिट यही होंगे कि आपको मोर नॉलेज मिलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और आगे से मैं ये चाहूँगा कि आप लोग को जितना भी मैं लिंक भेजता हूँ आप सभी को फॉरवर्ड करें, जितने भी दोस्त यार हैं, कलीग्स हैं, फेसबुक हैं, जहाँ भी आप लिंक को फॉरवर्ड करें। और मेरे जो यूट्यूब का मैंने जो लिंक भेजता हूँ जो मैं वीडियो बना करके उसको भी फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हो सकता है आपके थ्रू किसी और को भी इस माध्यम से पढ़ाई का मौका मिल सके, जो जिनके पास पैसे की कमी है, जो नहीं कर पा रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई को,
तो हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से उनको एक हेल्प मिले। तो मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग आगे से इस कुछ करो या मत करो, यूट्यूब की लिंक से भेजो। रीजन बिंग की जो व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो गरीब अवस्था में है और जिनको पैसे की लानत है, तो वो कम से कम हमारे इस चैनल को देख करके पढ़ सके। इससे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मुझे इससे कोई खास कुछ भी प्रॉफिट नहीं है। एक लाइन में सुन लो, अगर किन्हीं को ऐसा लगता है तो मेरे साथ लाइव सेशन में ना जुड़े। धन्यवाद, मिलते हैं अगले कल क्लास में ठीक 2 बजे। और मैं बता दूं कि उस समय टाइम जो होता है 2 बजे का मतलब 2 बजे ही होता है। 2 बजे से पहले कितना भी कोशिश कर लो आप नहीं जुड़ पाओगे, ठीक है। लिंक मैं पहले देता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बहुत लोगों को भेजनी होती है, लेकिन वो स्टार्ट सेशन 2 बजे ही होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और एंजॉय द यूट्यूब वीडियोस एंड शेयर दैट। थैंक यू।